ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग। उस अनुप्रयोग का क्लास अनुप्रयोग करते हैं। हमने कल लास्ट क्लास में अचालक पकड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जिसका फॉर्मूला है ना E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जहाँ हमने बताया सिग्मा जो होता है वो कहलाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब हम कर रहे हैं अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ जो हमने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और इसमें हमने दिशा निकाली थी, तो हमने बताया था कि अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो परत के लंबवत बाहर की तरफ होती है। उसी प्रकार चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे की वैसे भी परत के लंबवत और बाहर की तरफ। डिफरेंट क्या होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में हमने चालक और कुचालक गोले के लिए किया था, तो चालक के लिए हमने बताया था जो आवेश होता है वह कहां पे होता है, सतह पर, और कुचालक या अचालक के लिए जो आवेश होता है वो अंदर की तरफ होता है। इसी प्रकार अब यहाँ हम डेरिवेशन कर रहे हैं चालक परत, तो चालक परत के लिए भी आवेश जो होगा वो कहां पे होगा, आपके सतह पर होगा। देखिए इसमें कैसे करेंगे डेरिवेशन को सॉल्व। ये हम मान लेते हैं ए बी सी डी एक चालक परत है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व, याद हमने कल सिग्मा बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जहां सिग्मा बराबर क्या था, Q अपॉन A। ए बी सी डी एक चालक परत है जिसके सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो ये डिफरेंस आपका ऑर्डर को अचालक परत और चालक परत के बारे में होगा। अगर यही अचालक परत है तो जो आवेश है वो अंदर की तरफ होंगे, जबकि चालक परत पर आवेश बाहर की तरफ होंगे। फिर हमने इसकी दिशा निकाली थी, चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह परत के लंबवत बाहर की तरफ होती है। कैसे होती है, चाहे दोनों का कोई, इस पे हमने दो अल्पान क्षेत्रफल DA1 DA2 लिखते, जिनकी बिंदु P से दूरी समान थी, अतः इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। फिर उनको घटकों में वियोजित किया था तो हमने देखा था कि जो तीव्रता की दिशा थी वह परत के लंबवत बाहर की तरफ होगी। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह परत के लंबवत बाहर की तरफ होगी। अब हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम गौसीय बेलन की रचना करते हैं। क्या करते हैं, गौसीय बेलन। अब देखिए, अगर हमने जैसे अचालक परत के लिए जैसे गौसीय बेलन बनाया था वो हमें ऐसे शो किया था, ऐसे करो, या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो एक वृत्ता का पृष्ठ है वह क्या हो रहा है, अचालक परत के या चालक परत के अंदर से गुजर रहा है। एक वृत्ता का पृष्ठ क्या हो रहा है, अचालक, जैसे ये बेलन ही है, अगर बेलन को किसी परत के अंदर से निकालेंगे तो एक वृत्ता का जो पृष्ठ है वह बेलन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर गौसीय बेलन की रचना करें तो हम क्या करेंगे, एक वृत्ता का पृष्ठ को बेलन के अंदर ही शो कर दिया। एक वृत्ताकार पृष्ठ, यानी ये तीन पृष्ठ हो गए, एक तो S1, ये S2 और ये बेलन का पृष्ठ S2। तो यहां पर हमने तीन पृष्ठ ले लिए, S1 S2 और S2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हुई तो यह हमने क्या किया है,
ये अल्पांश ले रहे हैं, यहाँ पर भी अल्पांश लिया, और ये टोटली है, चाहे इसको भी अल्पांश बने वाला कर दिया। तो देखिए क्या किया, माना ए बी सी डी एक चालक पर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। फिर चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के लंबवत की ओर बाहर की ओर होती है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए गाउसियन बेलन की रचना करते हैं। गाउसियन बेलन की रचना करते हैं। यह गाउसियन बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना है। पहला वर्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा वर्ताकार पृष्ठ S2, तीसरा बेलनाकार पृष्ठ S3। ये गाउसियन बेलन कितने पृष्ठों से मिलकर बना हुआ? तीन पृष्ठ से। एक वर्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा वर्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार पृष्ठ S2। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, वही वर्ताकार पृष्ठ S1, S2, S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। तो पृष्ठ S1, S2, S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 5 हम वही लेते हैं E और dA S1 के लिए प्लस E और dA S2 के लिए प्लस E और dA S3 के लिए। हमने तीनों पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाल दिया है। अब हम डॉट हटा के क्रॉस करते हैं, तो मैं इसको इरेज करके देख देता हूं। तो हमारा क्या आ गया? पृष्ठ S1, S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। तो देखिए भैया लिखा हूं 5 E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा S1, S2, S3। अब देखिए यहाँ कल हमने क्लास में अचालक करंट के लिए किया, उसमें हमने देखा था S1 और S2 के लिए E तथा dA परस्पर समांतर था, तो थीटा बराबर 0 हो गया था और cos 0 बराबर 1 होता है। जबकि S3 के लिए E तथा dA परस्पर लंबवत था, लंबवत होने पर थीटा 90 हो गया, cos 90 0 हो गया। बट यहाँ पर देखिए प्रश्न S1 है वह चालक परत के अंदर और चालक परत के
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 क्यों है? क्योंकि चालक परत के अंदर आवेश का मान 0 है। आवेश 0 होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? 0। यह क्या लिखेंगे यहाँ? प्रश्न S1 के लिए आप डायरेक्ट लिखोगे E बराबर 0। प्रश्न S1 के लिए S का है अंदर आवेश 0 है। आवेश 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? 0। फिर प्रश्न S2 के लिए E तथा dA परस्पर समांतर है, अतः थीटा बराबर 0 और 0 बराबर 1। S2 के लिए क्या हो रहा है? हमने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये रहा आपका S2। तो S2 इधर ही है, इसके लिए E तथा dA परस्पर क्या हो गया? समांतर। समांतर होने थीटा क्या हो गया? 0 और 0 1। S3 के लिए E इधर है और D इधर है। ठीक है, तो प्रश्न S3 के लिए E तथा dA परस्पर लंबवत है, अतः थीटा बराबर 90 cos 90 बराबर 0। तो क्या हो गया? इसको चाहे तो आप समीकरण 1 ले लो। अतः समीकरण 1 से y बराबर, अब देखो S1 के लिए डायरेक्टली 0 हो गया, तो ये 0 प्लस ये cos 0 1 हो गया S2 के लिए, तो S2 बराबर E dA आ गया, और ये cos 90 S3 के लिए 0 है, डायरेक्ट 0। तो 5 बराबर 0। E का मान सभी जगह समान है, कांस्टेंट S को बाहर ले लिया, S2 dA और dA इस पूरे का क्षेत्रफल अपन A लेके चलते हैं। ये टोटल क्षेत्रफल ये आएगा 5 इक्वल टू EA। ये तो किससे आया? हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम किससे निकाले? गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से 5 इक्वल क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां Q क्या होता है? गाउसीय बेलन से परिबद्ध कुल आवेश, और गाउसीय बेलन से परिबद्ध कुल आवेश क्या है? हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। तो Q बराबर क्या हो गया? सिग्मा है, तो इसका कुल आवेश क्या लिख सकते हैं? सिग्मा A। अतः समीकरण 3 से Q की वैल्यू रख दो 5 इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 4। ये भी हमने क्या निकाला? 5। ये भी हमने 5 निकाला समीकरण 2 और 4 से। क्या हो गया? EA बराबर सिग्मा A अपॉन ये कर दिया, E बराबर सिग्मा अपॉन, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण चालक परत के कारण। अब पिछली कक्षा में हमने अचालक परत के लिए निकाला था, तो याद हो हमारा आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी दूरी का मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है? नियत, यानी समान ही रहती है। तो अगर मैं यहां पर दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो इसका मेन ग्राफ क्या होगा? जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत यानी समान रहेगी, और जब कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वह रेखा दूरी के एक दूसरे के क्या आ गई है? समांतर चलती रहेगी। तो इसका मीनिंग क्या है? E का मान आप कितना भी बढ़ाए या कितना भी घटाए, E का मान सभी जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यह है हमारा चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो ये हमने कुल करके 6 डेरिवेशन गाउस के अनुप्रयोग में किए हैं। पहला तो क्या किया था हमने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो फॉर्मूला क्या आया था, E बराबर KQ/R²। दूसरा हमने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी 3 जगह बाहर, तो बाहर आया था E बराबर KQ/दूरी यानी R²। फिर सतह पर आया था KQ/R यानी त्रिज्या का स्क्वायर, यानी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती। फिर अंदर निकाला था तो हमारा आया था E बराबर 0, क्योंकि चालक गोले के अंदर आवेश का मान 0 था। आवेश 0 होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी, 0 आएगी। फिर हमने निकाला था कुचालक या अर्धचालक गोले को, उसके लिए बाहर तो होता हुआ आया था E बराबर KQ/दूरी का स्क्वायर। फिर सतह पर आया था KQ/त्रिज्या यानी त्रिज्या का स्क्वायर, सतह पर वही अधिकतम होता है। बट अर्धचालक या कुचालक के अंदर आवेश का मान 0 नहीं था, तो उसको हमने सॉल्व किया था। तो अर्धचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी E बराबर KQ/r बटा कैपिटल R3। क्या है कि KQ/r बटा R3 यानी KQ इंटू दूरी बटा त्रिज्या का क्यूब। वो किसके कारण आई थी, अर्धचालक गोले के अंदर, और अर्धचालक गोले के केंद्र पर निकाला था तो हमारा 0 आया था। फिर हमने ये किया था, फिर हमने किया था अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला आया था E बराबर 2K λ/R। क्या आया था, 2K λ/R, जहां पर लैम्डा जो होता है वो कहलाता रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L, और लैम्डा के अंदर परिभाषा बताएगी किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर हमने 5वां अनुप्रयोग किया था अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका फॉर्मूला आया था E बराबर σ/2ε0। क्या है ना, E बराबर σ/2ε0, जहां पर जो सिग्मा होता है वो कहला रहा पृष्ठ आवेश घनत्व, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। सिग्मा बराबर Q/A, और डेफिनेशन आई थी किसी परत के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और लास्ट हमने जो छठा डेरिवेशन किया है चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या है, E बराबर σ/ε0। तो ये 6 डेरिवेशन आए थे। 6 के 6 डेरिवेशनों के हमको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप न्यूमेरिकल का जो अगला टॉपिक होता है वो सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले याद होंगे तो ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल के लिए आप डेरिवेशन तो नहीं करेंगे। हमको फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास गाउस के नियम के उपयोग कंप्लीट। तो गाउस का नियम क्या हो गया, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों के बीच गणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युत स्थिरता के अनुपात के बराबर होता है। क्या है, σ/ε0। इस गाउस के नियम से हमने ये 6 अनुप्रयोग हमने कंप्लीट किए हैं। गाउस का नियम क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग तथा हवा की विद्युत स्थिरता के अनुपात के बराबर होता है। हमारे टॉपिक करते हैं गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, प्रूव दैट द गाउस लॉ।
हम जो गाउस का नियम है कितना लिखा है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो हम इसको कैसे प्रूफ करें। ये कुछ बिंदु आवेश क्यू है, इससे हमको r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम होती है। क्या फॉर्मूला है? E बराबर kq अपॉन r। तो क्या किया हमने पहले, बिंदु आवेश प्लस q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है kq अपॉन r स्क्वायर। नंबर 1 गाउस के नियम को प्रूफ करना। ठीक है, तो हमने पहले आवेश लिया, आवेश से r दूर। अब हम ये क्या करते हैं, आवेश को केंद्र मानकर r त्रिज्या को कोई गाउस के प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे हम गाउस से प्रश्न ले रहे हैं, परंतु r परिमित है, यानी कैसा भी हो सकता है, गोलाकार विषय, और इस पर हमने अल्पांश ले रहे हैं। बट यहाँ पर जो अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर नहीं है या लंबवत नहीं है। जो अल्पांश ले रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बना। क्या किया हमने, अल्पांश दिया है dA, अल्पांश है dA, परंतु ये जो अल्पांश है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर नहीं है। हमने क्या किया, जो अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण पर स्थित है। यानी क्या किया, बिंदु आवेश q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने क्या किया, अल्पांश, क्योंकि गाउस के नियम में हमको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है और फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, I इक्वल क्या था, E डॉट dA। उसी से हम डायरेक्शन को प्रूव करके गाउस का नियम करते हैं। अल्पांश dA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, d फाई इक्वल टू E डॉट dA। तो d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा। तो d फाई इक्वल टू E का मान है तो kq अपॉन r स्क्वायर dA cos थीटा। ये तो किसके कारण है, अल्पांश के कारण। अब हम क्या लिखते हैं, संपूर्ण बंद प्रश्न से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। जी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई लिख दो, ये इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, kq अपॉन r स्क्वायर dA cos थीटा। अब देखो ये a कांस्टेंट है और q कांस्टेंट है। a तो 9 × 10 की घात 9 है, q की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो इन दोनों को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं। अंदर क्या रह गया, dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर यहां कहलाता है घन कोण, जिसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहां dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर ये कहलाता है घन कोण। और घन कोण क्या होता है, अल्पांश के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। यानी ये अल्पांश केंद्र पर कोण बनाता है, अल्पांश द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, ये क्या कहलाता है, घनफल। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई होती है। जब 2 पाई हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 360, ये है 4 पाई, यानी 4 × 180, 4 × 180। तो ये पूरा क्या कहलाता है, घनफल। क्या कहलाता है, घनफल। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई। अर्थात इसको समीकरण लिख देता हूं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 5 = kq अपॉन 4 पाई। इस पूरे का मान क्या आ गया, 4 पाई। अब a का मान तो करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 4 पाई। 4 पाई से q पाई q अपॉन
तो हमको गाउस का नियम प्रूव करना था। गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे प्रूव किया? पहले हमने कोई बिंदु आवेश लिया, उस बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, वो कितनी होती? फॉर्मूला E बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर। फिर बिंदु आवेश को केंद्र माना और एक r त्रिज्या का कोई भी वृत्त ले लिया, गोलाकार नियम आपने अलग अलग ले लिया। फिर हमने क्या किया? उस पर एक अल्पांश लिया, लिए यहाँ पर जो अल्पांश है वो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान नहीं, हमने अल्पांश जो माना है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बना है, तो इसलिए अल्पांश ये से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान डॉट हटाया, क्या आ गया? कॉस ई का मान पुट कर दिया। इस संपूर्ण के लिए हम ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। के तो कांस्टेंट है और जो अंदर वैल्यू रह जाती है वो कहलाता है घनकोण। घनकोण क्या होता है? अल्पांश के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई। जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। वो हमने वैल्यू यहाँ पर रखी। घनकोण का मान कितना होता है यहाँ पर? 4 पाई। घनकोण कितना होता है? 4 पाई। ये 4 पाई कर दिया, ये हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई से 4 पाई कर दिया तो पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यही गाउस का नियम है। भैया हमने गाउस के नियम का क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया है। अब हमारा ये गाउस का नियम और उसका प्रयोग कंप्लीट हुए। अब हमारे इसमें एक टॉपिक और रहेगा जो एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है। अब देखिए करते हैं, सवाल है किसी रेखीय आवेश घनत्व 10 माइक्रोकूलम अपॉन सेंटीमीटर है, तो तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल आगे आपका दिमाग चलेगा फटाफट, तो ही न्यूमेरिकल एग्जाम में फटाफट सॉल्व होंगे। सबसे पहले आगे सीधा रेखीयता, और रेखीयता पहला सवाल करके दिमाग में आना चाहिए कि रेखीयता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। अब वो फॉर्मूला याद नहीं रहा, कितने करके सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। रेखीयता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। क्या होती है? E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। अब हमको देखिए क्या क्या दिया? रेखीय आवेश घनत्व। एक आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा, और दूरी हमको दे दी, तो हमको सवाल में लैम्डा दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम अपॉन, और दूरी r से डिवाइड करके 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला काम होगा, लैम्डा का फॉर्मूला आता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, और इसकी हमने यूनिट लिखी थी कूलाम अपॉन मीटर होती है। हमने बताया अधिकतर सवाल सब टेस्ट में सॉल्व होते हैं तो कूलाम अपॉन मीटर होती है, बट यहाँ पर माइक्रो कूलाम अपॉन सेंटीमीटर। यहाँ वो हमने बार बता चुका हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6। तो ये है माइक्रो है, तो 10 ऊपर 10 की पावर -6 और नीचे सेंटीमीटर -2। किसमें बदल गया? ये क्या हो गया? 10 -4 होगा, और -4 में गया -3 कूलाम अपॉन मीटर। सीधा साधा -2 पर गया +4, 2 और 1 3, 3 में से 6 गया तो -3, और ये भी सेंटीमीटर में तो 5 -2। तो जब तक आप यूनिट चेंज नहीं करोगे सवाल गलत हो जाएगा। अब एक ही तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बराबर 2k लैम्डा अपॉन r।
बस सॉल्व करना है। 2k का मान 9 × 10 की घात 9, लैम्डा आपने 10 की घात -3 निकाल दिया और r5 × 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। e बराबर 9 × 18, 18 में 5 को भाग दे दीजिए, 18 15 बच्चे 3 और 6 और ये -2 पे जाके +2 गया, 9 2 11 11 में से 3 गए 8 प्लस 11 क्या होता है सवाल में न्यूटन अपॉन। तो ये हमारा देखिए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई। हमने बताया न्यूमेरिकल एग्जाम में जी आ जाते हैं, बट आपको उसका फॉर्मूला याद होगा तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जैसे किसी चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व 8.85 माइक्रोकूलम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परत से दस सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ये भी सवाल सुधार है, फॉर्मूले में इस तरह की हमने सब चालक बनने वाला तो डेरिवेशन आज ही किया हमने। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये तो बस सीधा सारा फॉर्मूला सवाल हो गया। तो सिग्मा हमको दिया हुआ है पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या है 8.85 माइक्रोग्राम अपॉन दूरी 10 सेंटीमीटर। पर हमने किया था चालक परत के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तीव्र दूरी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी दूरी का मान बढ़ाइए या घटाइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कोई भी परिवर्तित नहीं होता है। दूरी हमको ऐसे दी हुई है, बट ये इसमें दिया हुआ है माइक्रो यानी 10 की घात -6 और नीचे इसमें क्या हुआ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 की घात -2 बट स्क्वायर है इसलिए 10 की घात -2 का स्क्वायर तो -4 हो जाएगा। तो 8.85 × 10 की घात -2 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। बस प्रश्न का साथ अगर आपको फॉर्मूला याद है तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 8.85 10 की घात। एग्जाम में वैल्यू भी ऐसी आती है आपकी आसान से कर सके। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 की घात -12, ये डायरेक्ट -12 हो जाएगा +12 हो जाएगा। 10 की घात -2 × 10 की घात +12, 10 की घात क्या आ जाएगा न्यूटन अपॉन। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस प्रकार आपके कैसे भी सवाल आ जाए, आपको अगर उसके फॉर्मूले याद है उस फॉर्मूले को यूज कीजिए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यानी जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिजिक्स में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा फिक्स है हर एक चैप्टर में मिनिमम 6-7 फॉर्मूले तो आ ही जाएंगे। कितने 6-7 ऐसे प्रकार करके आपके कितने 17 चैप्टर है, तो कुल मिलाकर आराम से आपको 100 फॉर्मूले तक तो मिनिमम याद होंगे सभी फॉर्मूले, तो ही न्यूमेरिकल आप फटाफट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को प्रूव करने बैठ गए न्यूमेरिकल के अंदर, तो अगर फॉर्मूले को प्रूव किया तो उस फॉर्मूले के लिए आपका टाइम जाएगा और न्यूमेरिकल में भी टाइम लगेगा। तो हमारे बोर्ड में तो 3.25 घंटे में आपको डेरिवेशन भी करने हैं, बट साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने और थ्योरेटिकल फॉर्मूला भी आते हैं। तो ये गाउस के नियम में कैसे भी न्यूमेरिकल आता है आपको इजी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए ये हमारे टॉपिक चैप्टर में हमारे ओनली फॉर 2 टॉपिक रहे हैं और हम अगली कक्षा में करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं।